एक बेहद ही गरीब परिवार का 19 साल का लड़का शाम के करीब 6 बजे के आसपास अपने घर से कोचिंग के लिए निकलता है। पर जैसे ही अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे जाता है उसे अगवा कर लिया जाता है और फिर अगवा करने वाले बदमाश उस लड़के के घर पे फ़ोन करते हैं और फिरौती के नाम पर थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपये का डिमांड कर देते हैं। एक ऐसा अमाउंट जो चाह करके भी उस लड़के के परिवार वाले किसी भी कीमत पे ऑफर नहीं कर सकते थे। इसीलिए मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। लेकिन ये केस पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंज बन जाता है, क्योंकि इधर बदमाश जब फिरौती के लिए फ़ोन करते हैं तो कॉल अपने नंबर से ना करके उस लड़के के ही मोबाइल से करते हैं, जिससे पुलिस को भी लगता है कि वाकई में बदमाश बेहद ही चालाक हैं। इसीलिए पुलिस काफ़ी सूझबूझ से अपने कदम को आगे बढ़ाती है और मात्र 2 सप्ताह के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर सामने लेकर के आती है तो वाकई में उन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल का एक थाना पड़ता है ऐशबाग। बात कर रहा हूं मैं 12 दिसंबर 2018 की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी ऐशबाग का रहने वाला सील कुमार अपनी 24 साल की बेटी रुचिका को लेकर के इसी ऐशबाग थाने में जाता है, जहां के टीआई अजय नागर अपने काम में काफ़ी मशगूल थे। सील कुमार जैसे ही अजय के सामने पहुंचता है, रोते बिलखते उनसे कहता है कि साहब मेरी मदद कीजिए। टीआई अजय नायर जब उसे रोते हुए देखते हैं, पहले आराम से बिठाते हैं और फिर उससे तसल्ली से पूछताछ करते हैं कि हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। सील कुमार कहता है कि साहब मेरा बेटा आयुष, जिसकी उम्र मात्र अभी 19 साल है, शाम के 6 बजे अपने कोचिंग के लिए गया था, लेकिन करीब 7 बजे के आसपास उसी के मोबाइल से मेरे पास फ़ोन आया था और फ़ोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्ज़े में है, अगर तुम्हें सही सलामत चाहिए तो 1 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करो। साहब मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ, प्लीज़ कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। सील कुमार जब ये पूरी बात अजय नायर को बताता है, अजय नायर तुरंत ही आयुष के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए अजय नायर अब आयुष के बारे में जानने से पहले सील कुमार के पूरे परिवार के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन सील कुमार भी जब अपने पूरे परिवार की कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अजय नायर के भी अपने गले नहीं उतरती है। सील कुमार कहता है कि साहब मैं पेशे से एक ड्राइवर हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता हूँ। इसलिए मेरी बेटी रुचिका भी एक बीमा कंपनी में काम करती है, जिसे मात्र 14,000 तनख्वाह मिलता है। सील कुमार जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अजय नायर भी सोच में पड़ जाते हैं कि बदमाश ऐसे परिवार के लड़के का अपहरण क्यों करेंगे। पर बावजूद इसके अजय नायर मुकदमा दर्ज ही नहीं करते हैं, बल्कि सील कुमार और उसकी बेटी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आप लोग घर जाइए, जितना जल्द हो सके हम लोग आयुष को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद से पुलिस अब आयुष के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल का लोकेशन निकालती है। तो मालूम चलता है कि जिस वक्त आयुष का मोबाइल बंद हुआ था, उसका आखिरी लोकेशन बिना शहर का दिखाई दे रहा था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार बदमाशों तक पहुंचे कैसे। उसके बाद से बदमाश और पुलिस के बीच में आँख मिचौली का खेल शुरू होता है। दरअसल इधर बदमाश आयुष के नंबर को कई बार ऑन करते हैं। जब भी मोबाइल को ऑन करते हैं, उसके पिता से बातचीत करने के बाद तुरंत ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे लगभग 12 दिन का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ना तो आयुष का कुछ पता चलता है और ना ही उन बदमाशों का। इधर आयुष के परिवार का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। तभी 24 दिसंबर को शाम के वक्त आयुष के पिता के नंबर पर फिर से आयुष के ही मोबाइल नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि कल 25 दिसंबर को अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया लेकर के सीहोर के क्रिस्टियन वाटर पार्क में पहुंच जाना, दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। जैसे इस तरह की बातें कहता है, सील कुमार ये सारी बातें आकर पुलिस को बताता है। पुलिस भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने वाली थी। पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिरकार बदमाशों ने इसी तारीख को क्यों चुना है, क्योंकि पुलिस को भी उस दिन काफ़ी अलर्ट रहना होता है। बावजूद इसके पुलिस सील कुमार से कहती है कि तुम पैसे लेकर के उस पार्क में पहुंचना, हमारे आदमी खुद वहां पे सिविल ड्रेस में पहुंच जाएंगे।
अगले दिन 25 दिसंबर को करीब 2 बजे के आसपास सील कुमार बैग में पैसे लेकर के उस पार्क में पहुंचता है। इधर पुलिस भी सिविल ड्रेस में खड़े होकर के इंतज़ार करती है। दोपहर से लेकर के शाम हो जाती है, लेकिन उस पार्क में कोई पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए सील कुमार वापस अपने घर पे आ जाता है। लेकिन सील कुमार जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, फिर से आयुष के नंबर से उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला उसे धमकी देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा सही सलामत नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम ना तो इस बारे में पुलिस को बताना और ना ही पुलिस को अपने साथ लेकर आना, लेकिन तुमने पुलिस को बताया ही नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में वहाँ पर लेकर के भी पहुँच गए। वाकई में जब इस तरह की बातें कहता है, सील कुमार फिर से ये सारी बातें जाकर पुलिस को बताता है। लेकिन सील कुमार जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उनकी ये सारी बातें बदमाशों तक पहुंचा कौन रहा है। इसीलिए पुलिस अब सील कुमार से पूछताछ करती है कि जो भी हम लोगों के बीच में बातचीत होती है, इस बारे में और कौन कौन जानता है। सील कुमार कहता है कि साहब, इस बारे में सिवाय मेरी बेटी रुचिका के अलावा और कोई नहीं जानता है। रुचिका का जब नाम लेता है, पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये भला एक बहन अपने भाई के लिए ऐसा क्यों करेगी। पर बावजूद इसके पुलिस अब रुचिका के बारे में आसपास के लोगों से जाकर के पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब रुचिका के घर के आसपास के लोगों से जब जाकर के पूछताछ करती है, तो पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसे सुनकर के पुलिस भी एकदम से सोच में पड़ जाती है। दरअसल रुचिका का जीवन शैली हाई प्रोफाइल ही नहीं था, बल्कि उसके सपने भी बड़े बड़े थे। इसीलिए पुलिस अब रुचिका का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर रुचिका पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गौरव जैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये गौरव जैन कोई और नहीं बल्कि रुचिका के ही पड़ोस का रहने वाला है। गौरव जैन जो दवाइयों का होलसेल विक्रेता है। इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस रुचिका को थाने में बुलाती है और फिर रुचिका से गौरव के बारे में पूछताछ करती है। रुचिका भी पुलिस वालों के साफ साफ बता देती है कि साहब, गौरव और मेरे बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए हम दोनों अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मामला फिर से आकर के वहीं पर रुक जाता है जहाँ पे पुलिस पहले से ही मौजूद थी। इस केस में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। लेकिन फिर भी पुलिस रुचिका के ही तहरीर पे अब गौरव के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब गौरव के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो मालूम चलता है कि गौरव भी एक नंबर पे लगातार बातचीत करते आ रहा था। और गौरव उस नंबर पे तभी बातचीत करता था जब इधर आयुष के नंबर से उसके पिता के नंबर पे फ़ोन आता था। दरअसल जैसे ही इधर आयुष के नंबर से उसके पिता के नंबर पे फ़ोन आता था, उसके थोड़ी देर के बाद खुद रुचिका गौरव के नंबर पे फ़ोन करती थी और उसके थोड़ी देर के बाद गौरव उस तीसरे नंबर पे फ़ोन करता था। पुलिस को जब इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस अब उस नंबर का भी डिटेल्स निकालती है जिस पे गौरव बातचीत कर रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अतुल कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। और यह अतुल कुमार कोई और नहीं बल्कि गौरव के ही दुकान पर काम करने वाला उसका नौकर है। जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब अतुल के बारे में पता लगाने के लिए उसके दुकान पर जाती है। लेकिन पुलिस जब गौरव के दुकान पर जाती है, अतुल के बारे में पूछताछ करती है, तो मालूम चलता है कि अतुल भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से आयुष गायब है। पुलिस को जब इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस को लगता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसीलिए पुलिस अब इसी डिटेल्स के आधार पर गौरव को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पर पहुँच जाती है। लेकिन पुलिस जब गौरव के घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि गौरव अपने घर पे मौजूद नहीं है। इसीलिए पुलिस अब गौरव के मोबाइल का लोकेशन जांच करती है। गौरव का लोकेशन आगरा का दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस आगरा में जाती, गौरव का लोकेशन आगरा से भोपाल शहर की तरफ आते हुए दिखाई देती है। दरअसल गौरव ट्रेन के माध्यम से भोपाल के रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है। लेकिन इधर जैसे ही गौरव रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, पुलिस वहाँ से जाकर गौरव को अपने कस्टडी में ले लेती है और गौरव को गिरफ्तार करके सीधे थाने में पहुंच जाती है और फिर उससे आयुष के बारे में पूछताछ करती है। चूँकि गौरव भी आदतन अपराधी नहीं था, पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन गौरव जब इसकी पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले।
जब गौरव और रुचिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। हालांकि रुचिका के घर की माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होता है, इसीलिए रुचिका अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेती है, बीमा कंपनी में एक नौकरी करने लगती है और फिर अपने भाई को भी एक बेहतर स्कूल में दाखिला करा देती है। इधर गौरव और रुचिका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रुचिका के परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। वे लोग भी इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि गौरव के पास अच्छा खासा पैसा ही नहीं था, बल्कि रुचिका के साथ साथ उसके परिवार का भी खर्चा उठाने लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, गौरव और रुचिका शादी करने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि इस शादी का मंजूरी रुचिका के परिवार वाले तो दे देते हैं, लेकिन गौरव के परिवार वाले तैयार नहीं होते हैं। पर गौरव जब अपने परिवार वालों के ऊपर दबाव देता है, आखिरकार मजबूर होकर गौरव के परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब एक दिन गौरव के घर एक आयोजन रखा जाता है और उसमें रुचिका के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। उस वक्त रुचिका के पिता घर पे नहीं थे, इसीलिए रुचिका अपनी माँ और भाई के साथ गौरव के घर पे पहुंच जाती है। पर थोड़ी देर के बाद इधर रुचिका के पिता सील कुमार भी अपने घर पे पहुंचते हैं। उस वक्त काफ़ी नशे के हालत में होते हैं। जब अपने घर पे पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि रुचिका अपने माँ और भाई के साथ गौरव के घर पे गई है। उसी नशे के हालत में सील कुमार गौरव के घर पे जाते हैं और जाकर के नशे के हालत में काफ़ी गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ गौरव और रुचिका का प्रेम प्रसंग के बारे में भी अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गौरव के परिवार वाले इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि रुचिका से रिश्ता ही नहीं तोड़ देते हैं, बल्कि गौरव की दूसरी लड़की से शादी कर देते हैं। इधर गौरव की दूसरी लड़की से शादी तो हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके रुचिका से मिलना जुलना बंद नहीं करता है। इधर रुचिका भी एक पहले ही गलती कर चुकी थी कि जब उसका गौरव के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, कई सारे बैंकों से लोन लेकर के सारे पैसे खर्च कर चुकी थी, क्योंकि रुचिका को लगता था कि एक बार जब उसकी गौरव से शादी हो जाएगी, गौरव वो सारे पैसे बैंक को वापस कर देगा। लेकिन गौरव की जब इधर शादी हो जाती है, रुचिका कर्ज से लिया हुआ लोन लेकर के काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो पैसे बैंक को वापस कैसे करे। जब इस बारे में गौरव को बताती है, गौरव पैसा देना चाहता तो है, लेकिन गौरव के पास भी इतना काफ़ी अमाउंट नहीं था कि वो पैसे वापस कर पाए। इस विषय में रुचिका, गौरव और उसका भाई तीनों जब बैठ करके बातचीत करते हैं, इसका एक हल निकालते हैं। सील कुमार, जो मूल रूप से जबलपुर का रहने वाला है, जहाँ पे सील कुमार के कुछ अपनी पैतृक ज़मीन भी है। इधर रुचिका को लगता है कि जबलपुर में जो उसके पिता के पास ज़मीन है वो करोड़ों की संपत्ति है, इसीलिए तीनों जब बैठ करके बातचीत करते हैं, रुचिका का भाई आयुष दोनों को समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, मैं पापा से बोल दूंगा दीदी का अपहरण हो गया है और तुम लोग बदले में उनसे 1 करोड़ रुपया मांगना। मैं पापा के ऊपर कैसे भी दबाव देकर जबलपुर की सारी ज़मीन बिकवा दूंगा और तुम लोग को वो पैसा भी मिल जाएगा। उसके बाद से हम लोग ऐसो आराम से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। आयुष जब इस तरह की सुझाव देता है तो गौरव उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी दीदी कहीं गायब हो गई और मैं भी नहीं दिखूंगा तो तुम्हारे घर वालों को शक हो जाएगा कि शायद मैं ही तुम्हारी दीदी को कहीं लेकर के भाग गया हूँ, इस वजह से हम दोनों पकड़े जाएंगे। बल्कि गौरव अब आयुष को समझाते हुए कहता है कि तुम ही कहीं पे गायब हो जाओ, उसके बाद से तुम्हारे घर परिवार वालों के ऊपर दबाव देंगे कि तुम्हारा अपहरण हो गया है और बदले में 1 करोड़ रुपये का डिमांड किया जाएगा। जब इस तरह की सुझाव देता है, आयुष गौरव की बात मान लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आखिरकार आयुष के परिवार वालों को फ़ोन कौन करेगा। इसीलिए अपने षड्यंत्र में गौरव अपने ही दुकान पर काम करने वाला अतुल को शामिल कर लेता है। हालांकि अतुल जब इसके लिए तैयार नहीं होता है, उसे पैसों की लालच दे देता है। उसके बाद से जब पूरा षड्यंत्र बन जाता है, 12 दिसंबर को शाम के करीब 6 बजे के आसपास आयुष जब अपने घर से निकलता है, गौरव आयुष को अतुल के साथ ले जा कर के एक होटल में रख देता है और फिर गौरव के ही मोबाइल से खुद अतुल ही गौरव के पिता के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे 1 करोड़ रुपये का डिमांड करता है। लेकिन इधर सील कुमार पैसे देने के बजाय खुद थाने में पहुंच जाता है और जाकर के अपने बेटे का अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देता है। जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, इधर गौरव और रुचिका काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए अतुल और आयुष को आगरा में भेज देते हैं और वहीं पे कुछ दिनों तक एक होटल में रखते हैं। दरअसल 25 दिसंबर को पुलिस जब गौरव को गिरफ्तार करने के लिए भोपाल के रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है, उधर से जब गौरव आगरा से चल करके आता है तो अकेले नहीं आता है, बल्कि उसके साथ उस वक्त
अतुल और आयुष भी होते हैं, लेकिन पुलिस की सबसे ज़्यादा चुकी गौरव के ऊपर होती है। पुलिस अतुल और आयुष को देख ही नहीं पाती है। अतुल और आयुष पहले से ही अपना प्लान बना रखे थे कि वहाँ से वो इंदौर चले जाएंगे। वाकई में गौरव जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस गौरव से पूछताछ करती है कि अतुल और आयुष इंदौर में कहाँ पे हैं। गौरव जब दोनों का एड्रेस बता देता है, पुलिस इंदौर की पुलिस से कांटेक्ट करती है और वहाँ से अतुल और आयुष को भी अपने कस्टडी में लेकर पहुँचती है। पुलिस गौरव के ही तहरीर पर उसकी प्रेमिका रुचिका को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब इन चारों आरोपियों को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब इस केस का खुलासा करती है, खास करके जब इसका असलियत खुद आयुष के पिता सील कुमार को जब मालूम चलता है, तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है अप्सरा थापा। अप्सरा थापा जो नेपाल की रहने वाली हैं। दूसरे मेरे व्यूवर हैं पवन कुमार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।